हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद शिवी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप जो है टीचिंग से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सी-टेट हो, यूपी-टेट हो, सुपर टेट हो, एनीथिंग एल्स, जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अक्सर हर एक एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। ठीक, तो इससे पहले जो है मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में, प्लस जो डेवलपमेंट है उसके कितने डोमेन होते हैं, 4 डोमेन बताए थे मैंने आपको, और जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो कितने हैं, हर एक प्रिंसिपल को मैंने पर्टिकुलर एक्सप्लेन भी किया था वहाँ पर। सेकेंड वीडियो में मैंने क्या किया था, सेकेंड वीडियो में मैंने आपको जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, उसकी स्टेजेस, जितनी भी स्टेजेस हैं, एडोलसेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, सभी स्टेज के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। तो वो भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप उन वीडियो को देखें, जिससे आपका बेस जो है क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए तो आज हम इस थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये है देखिए जीन पियाजे की पिक्चर जो मैंने साइड में लगाई हुई है। ये है जीन पियाजे। ये कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक हैं। ये कहाँ के? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, पियाजे का क्या मानना था? तो पियाजे कहते थे कि जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से यहाँ मतलब है कि जैसे जैसे बच्चा अपनी लाइफ में बड़ा होता है, 2 साल का होगा बच्चा, फिर 4 साल का, फिर 6 साल का, फिर 8 साल का, उसके बाद धीमे 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 वो क्या करता है कि चीज़ों को समझने लगता है। जो भी उसके एनवायरनमेंट में जो भी वस्तुएं हों, उनके बारे में अपने दिमाग में जो उनके प्रति कॉन्सेप्ट जो है बनाने लगता है। पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो क्या करते हैं, संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी कि ये जो है बच्चों को क्या कहते थे? नन्हा वैज्ञानिक कहते थे। बच्चे जो हैं एक एक्टिव लर्नर हैं। इन्होंने बच्चों को एक्टिव लर्नर कहा है, जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चों की थिंकिंग है वो एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। और ये क्वेश्चन सी-टेट में पूछा गया है। ये पॉइंट और ये पॉइंट सी-टेट में पूछा गया है। सक्रिय निर्माता यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो एक्टिव ज्ञान के एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं। एंड नन्हे साइंटिस्ट यानी कि इनको स्मॉल साइंटिस्ट कहा जाता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैंने आपको बता दिया, इनकी जो थिंकिंग है यानी बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो बड़े लोगों से, एडल्ट जो होते हैं उनसे अलग होती है। किसमें? क्वांटिटी में, मात्रा में अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, उनको चलिए हम समझते हैं। पहला है अडेप्टेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। तो अनुकूलन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर का वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती हैं। सीधी सीधी भाषा में आपको कहूँ, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप मान लीजिए ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं, उसमें मान लीजिए 3 लोग ही बैठ पाते हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें पहले से बैठे हुए हैं और एक कोई और पर्सन आता है जो कहता है कि प्लीज़ हमें एडजस्ट कर लीजिए। तो एक तो कुछ वो टाइप के लोग होते हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, वो लड़ने लगते हैं। एक वो टाइप के लोग होते हैं, मान लीजिए आप अच्छे हैं और आप क्या कहते हैं उन्हें, चलिए कोई नहीं, आप थोड़ी देर के लिए एडजस्ट हो जाइए, बैठ जाइए। तो ये क्या है? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, यही क्या है? अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला है असिमिलेशन, जिसको हम बोलते हैं आत्मसातीकरण, और दूसरा होता है हमारा अकोमोडेशन, जिसको हम बोलते हैं समायोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, असिमिलेशन मतलब किसी चीज़ को ऐड करना, इतना समझ लीजिए बस। यानी कि पहले से आपको कोई नॉलेज है, उसमें आपने नए ज्ञान को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जोड़ना ही क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप पहले जानते थे कि कुत्ता है, कुत्ता की 4 टांगें होती हैं और वो भौंकता है। ठीक, सॉरी, आपने सिर्फ देखा कि कुत्ता है, कुत्ते के 4 टांगें होती हैं, कुत्ता ब्लैक कलर का होता है, उसके 2 कान होते हैं। अब आपने क्या किया? अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया कि ये इस टाइप का अगर कोई भी जानवर दिखेगा तो वो क्या होगा? कुत्ता होगा। लेकिन आप कहीं गए और आपने भेड़ को देख लिया। ठीक, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे इसकी भी 4 टांगें हैं, इसके भी 2 कान हैं, तो ये भी कुत्ता है। आपको नहीं बताना वो कौन है, आप कहेंगे कि ऐसे ऐसे मुझे बताया गया था तो ये भी कुत्ता होगा। लेकिन फिर आपको बताया जाएगा कि जो कुत्ता होता है वो भौंकता है, और जो भेड़ होती है उसकी आवाज़ डिफरेंट होती है कुत्ते से। ठीक, फिर आप क्या करेंगे? आप
अपने माइंड में इस जानकारी को ऐड कर लेंगे। आपका पूर्व ज्ञान क्या था कि ऐसे ऐसे 4 टांगें होती हैं, 2 कान होते हैं। न्यू ज्ञान यहाँ पर क्या हो गया, उसकी आवाज़। आप उसकी आवाज़ से उसको पहचानेंगे कि बकरी की आवाज़ ऐसी होती है, कुत्ते की आवाज़ ऐसी होती है। ठीक, समझ में आया? यानी कि अपनी प्रीवियस नॉलेज में न्यू नॉलेज को ऐड करना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। यानी कि आपको पहले से कोई नॉलेज है, उसको मॉडिफाई करना, उसको परिवर्तन करना, हल्का सा उसमें चेंज कर लेना, क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता है। कैसे? आपने जो है बीएड में जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी होगी, 100% पढ़ी होगी अगर आपने बीटीसी या बीएड किया है तो। ठीक है, यहाँ पर आप जीन प्याजे पढ़ रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है वहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं बताया गया होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जा रही होंगी जीन प्याजे को लेकर। तो आप क्या करेंगे, आपको जीन प्याजे के बारे में पहले से नॉलेज है, आपने क्या किया, अपनी जो पहले की नॉलेज है उसमें क्या किया, उसमें मॉडिफाई कर लिया और अपनी कुछ चीज़ों को उसमें ऐड कर लिया। पूरा आपका जीन प्याजे का सिद्धांत आपके माइंड में सेट हो गया। तो ये होता है हमारा अकोमोडेशन यानी कि समायोजन। नेक्स्ट आते हैं हम इक्विलिब्रिएशन, जिसको हम बोलते हैं साम्य धारण या बोल सकते हैं हम संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन की क्रियाओं के बीच क्या करता है, संतुलन क्या करता है। यानी कि इन दोनों प्रोसेस के बीच क्या करता है, वो एक बैलेंस बनाने का काम करता है कि आत्मसातीकरण ये होता है, अकोमोडेशन इस तरीके से होता है, ये दोनों प्रोसेस ऐसे होती हैं, इनका एक बैलेंस बनाता है वो, और फिर चीज़ अपने क्रम में चलती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कीमा, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। स्कीमा कुछ नहीं है, वो चीज़ें जो हमारे माइंड में पहले से स्टोर होती हैं। हमारे माइंड में जो कुछ भी स्टोर होता है वो सब स्कीमा के अंतर्गत आता है। चलना, खाना, आप किस तरीके से चलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से खाते हैं, किसी के साथ किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, वो सभी आपका स्कीमा में आता है। ठीक, पढ़ सकते हैं आप। मानव के दिमाग में जो भी चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वो उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा बना लेता है, उसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। ठीक, नेक्स्ट हम पहुंचते हैं ऑर्गेनाइजेशन पर। आप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, यानी कि जो वो रिएक्शन करता है, जन्म लेने के बाद बच्चा हंसता है, ठीक है, चिल्लाता है, वो सब सोता है, ये सब क्रियाएं उसके माइंड में पहले से होती हैं। वो किसके अंतर्गत आएगा, स्कीमा के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं संगठन। संगठन की सीधी सीधी बात है कि जो भी चीज़ें आपको पता है उसको स्कीमा में, यानी कि जो भी चीज़ें आपको पता होती है वो क्या कहलाती हैं, स्कीमा में आती हैं। उनको क्या करना, रीऑर्गेनाइज करना, यानी कि पुनर्व्यवस्थित करना, क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। रीऑर्गेनाइज करके उनको स्कीमाओं से जोड़ने को हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। अब देखिए, आपको पहले पता होगा कि सीटेट होता है, हमें सीटेट करना है, हमें बीएड बीटीसी करना है, हम ऐसे टीचर बनते हैं। लेकिन आपने चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया कि पहले हम बीएड करेंगे, फिर हम इस टेट को क्वालिफाई करेंगे, फिर हम उस टेट को क्वालिफाई करेंगे, फिर हम ये चीज़ करेंगे, फिर हम इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, देन हम कहाँ पहुँचेंगे, अपनी जॉब तक अचीव करेंगे। ठीक, जॉब अचीव करने तक फिर ये सब आपने क्या किया, रीऑर्गेनाइज किया कि आपको ये करना है। और फिर आपने क्या किया, उन चीज़ों को अपने स्कीमा यानी अपने माइंड में सोच लिया, यानी कि वो क्या बन गया, फिर स्कीमा में अपने आप को उसको ऐड कर लिया। यही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। अब प्याजे ने 4 स्टेजेस बताई थी। संज्ञानात्मक विकास जो है हमारे, संज्ञान का मतलब समझते हैं ना आप, मैंने पहले भी अगर आपने वीडियो देखी होगी तो एक्सप्लेन किया था। संज्ञान का मतलब होता है हमारा दिमाग, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। प्याजे ने बताया था कि जो हमारा मानसिक विकास यानी संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरता है। अब वो 4 स्टेजेस हम देखते हैं। पहली स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था। टेंशन ना लें, ये स्टेजेस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। मैं आपको अभी इसकी ट्रिक बताऊंगी, और 2-4 बार अगर आपको इसको रिवाइज करेंगे ना अगर आप इसको, तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे आपके माइंड में। जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ये आपकी होती है 0 से लेकर 2 साल तक। अब इसको हम समझते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अपनी किसके माध्यम से सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, किसके माध्यम से सीखता है, बच्चा छोटा होता है, 0 से 2 साल का बच्चा आपको पता है बहुत छोटा होता है, तो अपने सेंसेस के वो देखता है, वो चीज़ों को सुनता है, ग्रहण करता है, इन्हीं के माध्यम से क्या करता है, सीखता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। यानी कि वो क्या करता है, अगर उसको कोई चीज़, मान लीजिए कोई खिलौना है, अगर वो नीचे गिर जाता है तो आपने देखा होगा बच्चा बस उसी को ढूंढने के लिए उसके बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है कि मेरा खिलौना कहाँ गया। अगर आप उसको दुबका देंगे ना तो वो उसको ढूंढने के लिए मांगने लगेगा। उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है उस खिलौने को लेकर उसके माइंड में। नेक्स्ट स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है हमारी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। अब इसमें देख लेते हैं। तो यह क्रिया करने से पहले की अवस्था, इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा,
लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, यानी कि कोई रेस्पॉन्स नहीं देख पाएगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। उस चीज़ों को देख सकेगा, चीज़ों को अंदर कॉन्सेप्ट मतलब समझ पाएगा कि ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो चीज़ नहीं होगी कि वो उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया कर पाए, ठीक। इस स्टेज में जो बच्चा है वो सिम्बल्स का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक क्या होती है, इमेज बन जाती है। आप उससे कहेंगे कि आज हम आपके लिए एक नई साइकिल लाए हैं, तो वो क्या करेगा, उसके माइंड में पहले से ही इमेज बन जाएगी कि साइकिल मेरी इस तरीके की आई है, ये है। तो वो क्या करता है, सिम्बल्स को यूज़ करने में क्या होता है, निपुण हो जाता है। और इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। यानी कि उसके सामने अगर कोई चीज़ गोल है उसका, तो वो उसको करके ही मानता है। उसके अंदर गोल है कि वो आज इस गेम में जीतेगा, तो वो उस पर एकदम फिक्स हो जाता है कि मुझे ये करना ही है आज, ठीक। अब इसमें और भी करैक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, जैसे जीववाद, एनिमिज्म, यानी कि इस उम्र में जो बच्चा है वो नहीं समझता कि क्या सजीव होता है, क्या निर्जीव होता है। वो नहीं जानता कि टेबल सजीव है, निर्जीव है। आपने देखा होगा कि जब उसको चोट लग जाती है, मान लीजिए टेबल से वो गिर गया, ठीक है, तो वो क्या कहेगा बच्चा कि मुझे इस टेबल ने मारा। और अगर आप जब उस टेबल को 2-4 थप्पड़ लगा दो कि चलो मैंने इस टेबल को मार दिया, अब आपको तो पता है टेबल को लगता थोड़ी, लेकिन वो क्या समझेगा, वो खुश हो जाएगा। वो कहेगा कि चलो इसकी भी पिटाई की गई है ना, यही होता है ना, आपने देखा होगा। तो वो क्या करता है, सजीव और निर्जीव चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिज्म, जिसको बोलते हैं अहम केंद्रित, यानी कि जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है। जैसे बच्चे का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने का, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने का, तो क्या है, उसको नहीं पता है कि सीज़न कैसा है। मान लीजिए हो सकता है कि उसको कोल्ड हो, बट उसे नहीं पता कि कोल्ड में जो आइसक्रीम होती है वो नुकसान करती है, या फिर ज़्यादा चॉकलेट खाने से दांतों में कीड़ा लग सकता है। तो ये क्या होगा, ईगोसेंट्रिज्म होगा, यानी इसको हम अहम केंद्रित कहते हैं कि उसको उस चीज़ की नॉलेज ना होना और फिर भी वही काम करना। उसको लग रहा है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है इरिवर्सिबिलिटी, यानी जिसको हम बोलते हैं अपलटावी। इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड होता है वो चीज़ों को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है, चाहे वो वस्तुआं हों, चाहे संख्या हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम या कोई समस्या हो। जैसे अगर बच्चे से बोल दिया जाएगा कि 4+6 कितने होते हैं, तो वो बता देगा 10। लेकिन इसी नंबर को अगर आप देंगे कि 6+4 यानी कि 6 और 4 कितने होते हैं, तो वो इस नंबर को नहीं बता पाएगा। यानी कि उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी का जो गुण है वो नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इसी अवस्था में होती है। यानी कि वो पैसे, मुद्राएं और समय, दूरी, भार, ऊंचाई, इन सभी का जो कॉन्सेप्ट है वो उनको नहीं समझ पाते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें सेंट्रेशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं केंद्रीकरण, यानी एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब आप किसी मॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे खिलौने की जिद करते हैं, बट उनको नहीं पता होता है कि इसका प्राइस कितना है, ठीक है। हो सकता है वो बहुत महंगा टॉय हो, और वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उसकी एक सेंट्रेशन का मतलब होता है उसकी किसी एक क्वालिटी पर जाना। यानी कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये खिलौना, मान लीजिए गुड्डा या गुड़िया, कितना सुंदर है। वो ये नहीं देखते हैं कि इसका प्राइस कितना है या फिर ये कितनी जल्दी खराब हो जाएगा। तो उनके अंदर क्या होता है, सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट गुण है हमारा संरक्षण, यानी जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन। अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चा इस बात को नहीं समझता है। कैसे, मान लीजिए एक ग्लास में आपने एक बच्चे को क्या दिया, उसकी फेवरेट जूस दिया, ठीक है, और 2 बच्चे हैं, मान लीजिए आपने दोनों को एक को एक ग्लास में जूस दिया और दूसरे को एक किसी चौड़े बर्तन में जूस दिया। अब उसका क्या होगा, उसको क्या लगेगा कि मेरा जो जूस है वो कम है, लेकिन मेरे भाई या बहन को जो जूस मिला है वो ज़्यादा मिला है। वो नहीं समझ पाएगा कि मिला तो उतना ही क्वांटिटी में है, लेकिन उसकी शेप जो है वो अलग है और मेरे ग्लास की जो शेप है वो अलग है। तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन, यानी कि चीज़ों की साइज और शेप में चेंज नहीं कर पाने की क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारा क्रमबद्धता, यानी इसको हम बोलते हैं सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। जैसे कि ABCD वो क्रम से याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर फलों के नाम अगर उसको बोल दिए जाएँ तो एप्पल, बनाना, A फॉर C फॉर कैरट, इस तरीके से वो याद नहीं कर पाएगा। वो उल्टे सीधे आपको सुना सकता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारी स्टेज, तीसरी स्टेज है ये, 2 स्टेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी स्टेज का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष। इस एज में जो बच्चे होते हैं वो 7 से 11 साल के होते हैं। अब मूर्त का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी आपको बताया था। मूर्त का मतलब है वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, बेड हो सकता है, आपका घर हो सकता है, हर वो चीज़ इस दुनिया में जिसे हम देख सकते हैं वो मूर्त
चीज़ कही जाती है। तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई वस्तु चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या फिर उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, यानी जो चीज़ उसके सामने होती है उसी पर चिंतन वो कर सकता है। इस अवस्था में क्या होता है, अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। आपने देखा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो थी उसमें इन सभी गुणों का क्या था, अभाव था, यानी कि ना तो उसके अंदर अपलटावी यानी कि वो चीज़ों को उल्टा करना नहीं जानता था, जीववाद यानी कि वो क्या समझता था, सजीव और निर्जीव में अंतर करना नहीं जानता था, मुद्रा, पैसे वगैरह, भार, संरक्षण, कंजर्वेशन, सीरिएशन, क्रम से किसी चीज़ को लगाना नहीं जानता था। लेकिन ये सभी गुण अब उसके अंदर आ जाते हैं। वो अगर 4+6 को अब पूछेंगे तो 10 बता देगा और 6+4 पूछेंगे तब भी वो उसका आंसर दे देगा 10। ठीक है। नेक्स्ट इसमें करेक्टरिस्टिक्स है, यानी इसकी विशेषता है आगमनात्मक तर्क, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है। जैसे एग्जाम्पल है, पेड़ जरूरी है या नहीं, हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इससे हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, यानी कि अगर वो पूछेगा कि पेड़ जरूरी है तो वो क्वेश्चन करने लगेगा कि अगर जरूरी है तो क्यों है, और जरूरी नहीं है तो क्यों है, यानी कि वो तर्क करने लगता है, अपनी जो भी बातें उसको पता चलती हैं। तो ये होता है हमारा आगमनात्मक तर्कणा, जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट स्टेज है आपकी, और ये लास्ट स्टेज है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो एज क्राइटेरिया होता है वो होता है 11 से 15 वर्ष। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, यानी कि जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी, चाहे वो पलटावी का गुण हो, संरक्षण, संबंध, वर्गीकरण, कुछ भी गुण हो जो अभी तक बच्चे में नहीं आया था, वो सारे गुण अब इस स्टेज में आकर बच्चे के अंदर आ जाते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी कि वहाँ पर क्या था, बच्चा उन्हीं चीज़ों का चिंतन कर रहा था जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा उन चीज़ों का भी चिंतन करने लगता है जिनको वो नहीं भी देखता है। जैसे कि मैथ्स में होता है, कुछ चीज़ें हम अपने माइंड में ही क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें वहाँ पर था आगमनात्मक तर्क, यहाँ पर क्या है, निगमनात्मक तर्क। वहाँ पर बच्चा तर्क करता था, पूछता था कि ये क्या है। इसमें क्या होगा, बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। अब नेक्स्ट है हमारी प्याजे के सिद्धांत की आलोचनाएं कुछ, यानी कि इनके जो थ्योरी थी उसको क्रिटिसाइज किया गया था, वो किस लिए किया गया था उसको हम देख लेते हैं। तो प्याजे ने मानसिक विकास के चरणों के जो क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, यानी कि ये जो चरण हैं वो इसी क्रम में होंगे, ये चेंज नहीं हो सकते, उन्होंने ये कहा था। लेकिन अगर बच्चे को एक अच्छा प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी कि जो अपलटावी का गुण है, जो इरिवर्सिबिलिटी का गुण है, अगर उस बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो 4+6=10 होते हैं ये भी बता देगा, और 6+4=10 होते हैं ये भी बता देगा, अगर उसको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाए, उस तरीके से उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक, तो यही इनकी आलोचना थी, जिसको हम क्रिटिसाइज बोलते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। तो प्याजे की 4 स्टेज थी, SPCF, इससे आप याद रख सकते हैं। SPCF यानी S से होता है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक। P से होता है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, और C से हमारा होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और F से होता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, इससे आप याद रखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सेंस के थ्रू इसमें बच्चा सीखता है। यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके लिए पर आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी नेम मैंने आपको बताए हैं उन सभी को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में, आप हिंदी को एक बार में ना याद करें लेकिन इंग्लिश में जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ें इंग्लिश में पूछ ली जाती हैं डायरेक्टली। ठीक, तो इस तरीके से आप जीन प्याजे के सिद्धांत को याद कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको बताई, और जितनी भी इसमें चीज़ें हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हर एक स्टेज इनकी इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेज से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो जिसका नाम है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इससे पूछा गया है। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट और प्री ऑपरेशनल, इन तीनों स्टेज से प्री ऑपरेशनल तो उनकी फेवरेट है, जिसमें सेंट्रेशन, कंजर्वेशन, सीरिएशन ये गुण पूछे ही जाते हैं, अपलटावी का गुण। ठीक है, तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।